नमस्कार। पिछले 8 साल से इस इलाके में काम करते करते जो मैंने माँओं और बहनों का जो प्यार पाया है वो इस अनहोनी में दिखा। मुझे पक्ष का उम्मीदवार चुना गया था। यहाँ से शिवसेना पार्टी के तरफ से राहुल शेवाड़े साहब की बहुत बड़ी मेहनत थी, उसमें कामनी ताई का पूरा सहयोग था। ये उनका ही प्यार था कि मुझे चिन्ह मिला था। और अपने इलाकों के कुछ ठेकेदार, जिसको हम बोलते नेता, ने पूरी कोशिश करी थी कैसे मेरा फॉर्म जो भरा गया वो रिजेक्ट हो जाए। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इस भगवान ने, अल्लाह ताला ने इनकी सुनी नहीं। मेरा चिन्ह गया लेकिन मैं रिजेक्ट नहीं हुआ। मुझे आयुक्त ने अपक्ष उम्मीदवार डिक्लेयर किया। मैंने आयुक्त से रिक्वेस्ट भी करी कि इसकी छानबीन करें, लेकिन उसमें उन्होंने कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ नए नेता, कुछ पुराने नेता मिलके वहाँ पे बहुत सारा हंगामा किए थे। तो मैं नहीं चाह रहा था कि ऐसा हंगामा और हो, तो और मैं वहाँ से हट गया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये ठेकेदार ने कभी आज तक इस इलाके की प्रगति नहीं करी है। नहीं तो आज भी हम जिस समस्या में जूझ रहे हैं, गटर और पानी, सिर्फ ये ऐसा होता नहीं था। मेरे ख्याल से करीबन 60 साल की आबादी है यहाँ पे पुरानी। 60 साल में अगर गटर और पानी नहीं सुधर सकता था तो प्रगति नहीं हो सकती है। इन्होंने हमेशा जनता के नाम को इस्तेमाल किया है हमेशा। लेकिन मैंने 8 साल में आके इस दुख को समझा है। मैंने माँओं और बहनों को तकलीफ़ों में देखा है कि कई घरों में गटर का पानी रिवर्स होके उनके किचन में आ रहा है। बड़ा दुख हुआ देख के कि कैसे खाना बनाते हो। कई वर्ष पहले मैंने सोचा था कि वापस चले जाऊं, लेकिन हमारी जनसेवा की टीम बहुत मजबूत बन चुकी थी और उस टीम ने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। ये दौर बढ़ते गया और सफ़र आगे निकलते गया। चित्तगांव से एक मोहब्बत और लगाव हो गया, क्योंकि जहाँ जाता था लोग प्रेम दिखाते थे, दुआएं देते थे, आशीर्वाद देते थे। और जो मैंने सुना है हमेशा कि दुआओं में बहुत ताकत होती है, आज मेरी इन माँओं का और बहनों का जो दुआएं मुझे मिली है वो वाकई में रंग लाई है। और इनकी इतनी कोशिश के बाद भी मैं फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ मेरा, लेकिन मुझे अपक्ष लड़ने का आश्वासन मिला। महेश्वरी जी, ये जो टिकट है इसके पीछे कई लोग बहुत ही ज़्यादा बेचैन होकर लड़ रहे थे, तो आपको जो पार्टी है उनकी तरफ से कितना आश्वासन था कि ये टिकट आप ही को मिलेगी? इसके ऊपर एक क्लियर, कितना सपोर्ट मिला आपको, पार्टी का कितना सपोर्ट मिला? ऐसा है, 8 साल से काम करके मैंने यही देखा है कि मैंने कभी पार्टी से कभी फंड नहीं मांगा। पार्टी ने अपना लेवल मुझे दिया था, वो मेरे लिए काफ़ी था। मैंने हमेशा अपने फंड्स को लेके काम किया है इस एरिया के अंदर। लेकिन कुछ लोग अपने फ़ायदों के लिए पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में प्रवेश किए थे, इस उम्मीद से कि उनको और फंड मिलेगा। और हमारे नेक दिल नेता शिंदे साहब ने उन्हें फंड भी दिया, लेकिन उस फंड का बहुत गैर उपयोग हुआ है। जैसे आप देखो तो आई लव चित्तगांव 35 लाख रुपए का है। आप खुद अगर जाके वहाँ खड़े होंगे तो हिसाब लगा सकते हैं कि 35 लाख कहाँ लगे हैं। हमारा जो ई सेक्टर का जो टर्निंग है बेकरी के पास का, जहाँ गटर का काम हुआ है, 1-1.5 साल पहले भी वहाँ काम हुआ था और अभी भी वहीं पे काम चल रहा है। और पिछले 4-5 महीनों से वो काम चल रहा है। मेरे ख्याल से वो काम हार्डली 1 से सवा महीने का था, लेकिन वो खींचा जा रहा है सिर्फ। और उसमें मैंने देखा है कि पानी का सैलाब बढ़ते जा रहा है, करेक्शन हो रहा है, उसको आउटलेट नहीं है क्लियरेंस का अभी तक। तो क्या प्लानिंग और क्या टेक्नोलॉजी मुझे समझ में नहीं आया। शायद मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरी डिग्री पुरानी हो चुकी है, या फिर मुझे इंजीनियरिंग नहीं आती है। लेकिन मेरे हिसाब से वाकई में कुछ गलत हो रहा है। हमारे अपने पैसे, हमारे जो फंड आ रहे हैं
वो दुरुपयोग हो रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये जनता का पैसा है, किसी का पैसा नहीं है, क्योंकि जनता पैसा जब देती है तो सिस्टम से आता है वो पैसा वापस उसके खर्चे के लिए। आज इन धर्मात्मा जैसे नेताओं ने बहुत कोशिश करी ये सीट लेने की, लेकिन हमारे नेताओं का प्यार, हमारे शिवाड़े साहब का आशीर्वाद, हमारे कामनी बहन का आशीर्वाद और शिंदे साहब का आशीर्वाद, इस तीनों आशीर्वाद की ताकत ने ये चिन्ह मुझे दिया, ये पक्ष मुझे दिया। मैं उनका बहुत आभार मानता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ और माफ़ी भी मांगता हूँ कि हम उसे चिन्ह को संभाल नहीं पाए, क्योंकि यहाँ के जो नेता थे उसको पहले से प्लान कर चुके थे कि क्या हरकतें करेंगे। सर प्रॉब्लम क्या था एक्चुअली, फॉर्म में क्या प्रॉब्लम बताया गया था? ऐसा है कि शुरू में जब ये 11 बजे की मीटिंग शुरू हुई, उस टाइम मैं वहाँ हाजिर नहीं था, क्योंकि मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको डॉक्टर को दिखा के मैं तुरंत वहाँ पहुँचा था। लेकिन तब तक 145 वार्ड का लिस्ट आगे निकल चुका था। फिर भी इलेक्शन कमीशन की जो टीम थी उन्होंने डिस्कस किया मेरे जाने के बाद भी, और मुझे बताया कि मुझे अपक्ष क्लियरेंस दिया है, क्योंकि मेरे AB फॉर्म का पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें था ही नहीं फाइल में। लेकिन मेरे पास में पूरे पुराव थे कि मेरे पास उनके सिग्नेचर के पेपर्स थे कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 का सबमिशन दिया है मेरे पेपर्स के साथ में। मेरी दरख्वास्त पे वो खोला गया और सामने देखा तो आयुक्त मैडम जब वहाँ फाइल को खोल के देखी तो दोनों पेपर एक रिसीट के नीचे लगे हुए थे। वो भी उनको भी बड़ी तकलीफ़ हुई कि गलत फैसला हुआ था, तो उन्होंने उसको देख के बोला कि मैं उम्मीदवार शिवसेना का ही रहूँगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे। लेकिन कुछ खुदगर्ज नेता जो हाल ही में यहाँ पे अपनी दुकान खोल के आए हैं, जिन्होंने आज तक मेरे ख्याल से अगर सिस्टी को देखा जाए तो ऐसे 10 अच्छे काम भी नहीं किए हैं जनता की तरफ। सिर्फ इलेक्शन के लालच से और पैसे के लालच से वो अपनी मन के और तन के विचार में बहुत सारे भेदभाव ला रहे हैं। वहाँ पे खड़े होके जो उन्होंने हंगामा किया है, जो चिल्लाहट की है, अगर वो रिकॉर्डिंग आपको मिले तो ज़रूर सुनना कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स भी डर गए थे और डर के मारे फाइल को 10 बार रीचेक किया गया। एक एरर मिला उनको कि मैंने शिवसेना अपने फॉर्म में नहीं लिखा, लेकिन मैंने अपना AB फॉर्म दिया है शिवसेना का। वो बहुत बड़ा पुरावा होता है कि मैं शिवसेना का कैंडिडेट हूँ, क्योंकि AB फॉर्म होना ही इसको पूरा करता है कि शिवसेना कैंडिडेट है। खाली शिवसेना लिखने से कैंडिडेट नहीं बन सकता है। तो मेरे ख्याल से फिर भी दुख बहुत हुआ, दर्द बहुत हुआ, लेकिन मुझे कई कॉल्स आए, कई फ़ोन्स आए कि भाई डरना मत बेटा, डरना मत, हम तुम्हारे साथ में हैं। ये इलेक्शन एक अलग इलेक्शन होगा तुम्हारे लिए, आप अपक्ष खड़े हो, हम सब तुम्हारे साथ में रहेंगे। उसके बाद भी मैंने 2-4 जगह मुलाकातें करी, जब मेरे दिल को तसल्ली लगी कि हाँ वाकई में अपन ये इलेक्शन आवाम के साथ में रह के उनके सहयोग से हम जीत सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ उनकी सेवा है, ये आमदनी कमाने का मकसद नहीं है मेरा। फंड के इंतज़ार में मैं यहाँ नहीं बैठा था 8 साल से, मैं अपनी कमाई से ही इस खर्चे को चलाता था हमेशा। मेरे यहाँ से ना कोई माँ ना कोई बहन दुखी होके गई है, हमेशा मुझे दुआ देखी गई है। ये उसी दुआओं की वजह से आज मैं वापस प्रेरित हुआ और मैंने अपनी तैयारी शुरू करी है अपक्ष लड़ने के लिए। लेकिन शिवसेना का पाठिंबा मुझे रहेगा, मैं एक शिवसेना का सुखद उम्मीदवार अपक्ष में रहूँगा। चितागंज की जनता से सर क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से आपके साथ में इतना जो है ये नाइंसाफ़ी हुई, एक शिवसेना सिर्फ नहीं लिखने पे आपके साथ में जो है आपसे छीना गया, ऑब्जेक्शन उठाया गया
तो चितागम की जनता से क्या कहेंगे आप कि ऐसे लोगों से किस तरीके से बच के रहा जाए, क्योंकि काफ़ी सालों से चितागम जो है बसा हुआ है, वो लोगों को कभी यहाँ पर जो है अच्छा काम करते हुए, कोई डेवलपमेंट का काम करते हुए देखा नहीं गया, मगर जो है किसी का कोई अगर कोई अच्छा करना चाहता है तो उसे किस तरीके से पीछे खींचा जाए, वो काम वो लोग जो है सबसे पहला आगे आगे करते हैं। तो इस बात पे चितागम के लोगों को क्या कहेंगे आप? आवाम पहले ऐसी नहीं रही है, आवाम भी थोड़ी शिक्षित हो गई है, उनको पता है अच्छा बुरा आज, क्योंकि दौर आगे बढ़ चुका है। वही 5 चेहरे, वही 6 चेहरे फिर खड़े हो गए इलेक्शन में, वही बड़े नेता अपने पैसे के दम पे, जो कई बार ये भी बोलते हैं कि हड्डी फेंको और वोट ले लो, वो फिर दौर में आ गए हैं। आवाम खुद समझदार है कि ज़िल्लत और मोहब्बत में फ़र्क जानते हैं। मैंने सिर्फ प्यार बांटा है और मेरी जनता से हमेशा उनके साथ में रहने का वादा किया है। तो दीपक महेश्वरी जी, आप अब जो है आने वाले जो चुनाव में किस तरीके की तैयारी आप लोगों की रहने वाली है? आप लोग जो है किस तरीके का जवाब देने वाले हो? जिन्होंने आपके साथ में जो है गलत किया, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, उन लोगों को कैसे आप लोग जो है जवाब देंगे अभी? ऐसा है कि कामिनी बहनी साहब हमारे साथ में पूरे टाइम जुड़ी है, हमारी ताकत बनी है। कई माताएं हमारे पास में आई, कई बहनें हमारे पास में आई है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अपने इलाके में खुद काम करेंगे। वो उन्होंने ये तक कहा है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने एरिया का प्रचार खुद करेंगे आपके लिए और आपको इस बार जिता के लाएंगे। इसके अलावा शिवसेना की पूरी टीम मेरे साथ में है और जन सेवा की टीम तो हमेशा तैयार ही है। दीपक जी, अभी इलेक्शन का टाइम है, लोग अपनी अपनी तरफ से मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। आप लोगों ने क्या सोचा है चितागम के बारे में? क्योंकि चितागम जो है, आप 8-9 साल से चितागम में है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोग भी आपके पास आते हैं अपनी सेवा करवाने के लिए, आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन चितागम को क्या जैसा है ऐसा ही रहना चाहिए कि अभी और आगे बढ़ना बाकी है? चितागम को क्या इसी तरीके से जैसे काम हुआ है पिछले 10-12 सालों में ऐसा ही होने वाला है कि कुछ आप लोगों ने सोचा है, कुछ प्लानिंग की है चितागम को लेकर? ऐसा है कि अगर पिछले 50 साल या 60 साल का रिकॉर्ड को देखेंगे, एक बस्ती बस गई है, लेकिन उसमें ग्रोथ कभी नहीं आई है। एक ज़िंदगी चल रही है, लेकिन उसमें कभी सैलाब नहीं आया है, तरक्की नहीं आई है। जबकि हम देखें कि यहाँ से अगर हम 3 किलोमीटर आगे जाते हैं तो वहाँ पे ज़मीन का कीमत आज 20 से 22 हज़ार रुपये है। हमारे चितागम में आप कुछ जानते कीमत क्या है? तो ये चंद नेताओं ने कभी तरक्की होने नहीं दिया है। मैं सिर्फ आपसे ये बोलूँगा कि अपनी आप को अपनी नज़रों के सामने रख के सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि तरक्की और ग्रोथ बहुत ज़रूरत है। नहीं तो आपकी जो पीढ़ियाँ आगे आ रही है वो भी वैसे ही चल पाएगी, क्योंकि ये आगे का रास्ता खुलेगा नहीं उनके लिए। और बचा मैनिफेस्टो का सवाल, तो पिछले 8 साल में काम करके मैंने इतना सीखा है चितागम के अंदर कि क्या तकलीफ़ें हैं और क्या क्या कमियां हैं। हॉस्पिटल की इमारत है, डॉक्टर नहीं है, फंड आता है लेकिन दवाइयाँ नहीं है। वेटरनरी हॉस्पिटल है, मैं खुद जाके आया वहाँ पे, डॉक्टर का ठिकाना नहीं है। माएँ बहनें इंतज़ार कर रही है, मजबूरी में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके डिलीवरियाँ होती है। जब हमारे पास इमारत है, हॉस्पिटल्स है, फंड्स आता है, तो हम सक्षम क्यों नहीं है इसको काम करने के लिए? ये मेरा पहला मुद्दा रहेगा कि हमारी जनता, हमारी आवाम, हमारी माएँ और बहनों को हॉस्पिटल की सुविधा हमारे अपने इलाके में मिलेगी। क्योंकि जब ये मिलेगी तो, क्योंकि ये मिलना इसलिए ज़रूरी है, हमारी जनता इतनी अमीर नहीं है, वो हर रोज़ अपनी मेहनत करके कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो उनकी सहूलियत देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान बीमार पड़ता है। एक घर में 5 जन 10 जन रहते हैं, तो कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, तो खर्चा बहुत पड़ता है। अगर हमारा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरी सुविधा में आ जाएगा तो वो इस खर्च से बचेंगे, उन्हें ताकत मिलेगी अपने आप के लिए, और मेरे ख्याल से सहूलियत लेना बहुत ज़रूरी है। बचा दूसरा स्कूल का माध्यम,
हमारे पास स्कूल का बिल्डिंग है, लेकिन मुझे बताइए कि कितने नेता वहाँ पे गए हैं कि उसको सुधारें, या टीचर्स पे ध्यान देवें, या एजुकेशन पे ध्यान देवें। आज तक मुझे नहीं दिखता कोई गया वहाँ पे। हमें प्राइवेट स्कूल की इतनी ज़रूरतें नहीं है। अगर हमारी स्कूल सक्षम हो जावे तो मेरे ख्याल से आपको तालीम वहाँ भी अच्छी मिल सकती है, लेकिन ज़रूर इसके लिए किसी को पहल करनी है। पढ़ा लिखा इंसान हूँ, इंजीनियर हूँ, 2 बच्चों को पढ़ाया है, अमेरिका भेजा है, सक्षम हूँ इस काम के लिए। ज़रूर करूँगा कि तालीम हमारी हद में हमको मिले। बचा आपके ड्रेनेज और पानी का मसला, पानी हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी हम तक पहुँच नहीं रहा है। इसकी वजह क्या है, आपने ढूंढी है कभी? नहीं, क्योंकि हमारे अपने नेता उसको पहुँचने नहीं देते हैं। क्योंकि आज सबको पानी मिल जाएगा तो कल सवाल क्या है उनके पास में? कुछ भी नहीं है। ड्रेनेज है क्या? ड्रेनेज में इट्स अ फ्लोइंग पासिंग वाटर, मतलब एक बहता हुआ कचरा और पानी जो आगे निकलता है, जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। अगर पीछे की खाड़ी जिसमें एकदम लुगदियाँ भर गई है, उसको क्लीन किया जाए तो हमारा फ्लो ऑफ द स्ट्रीम बहुत क्लियर हो जाएगा। कई जगहों पे हमें ऑल्ट्रेशंस लाने पड़ेंगे। मैंने कई बार बीएमसी से इसकी प्लान ऑफ ड्राइंग्स मांगी, लेकिन उन्होंने कभी पेश नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ कॉर्पोरेटर्स को और रिप्यूटेड मिनिस्टर्स को या इनको ही देते हैं। तो इंशाल्लाह इस बार मैं जब कॉर्पोरेटर बनूंगा या आपकी दुआएं रहेगी तो ड्राइंग्स जरूर मांगूंगा, उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उस सुधार को जरूर लेके आएंगे आपके लिए। तो दीपक माहेश्वरी जी, जो कल से अभी हो जाएगा कि आप फील्ड पे नजर आएंगे और लोगों से किस तरीके से वोट मांगने का काम करेंगे, इसके बारे में खाली आखिरी सवाल कि जनता से किस तरीके से वोट मांगने का काम करने वाले हैं? मैं मेरी इस प्यारी जनता से सिर्फ इतना ही बोलूँगा, आप उसी को वोट दीजिए जो आपके लिए कुछ कर सके, जो प्यार का पैगाम पहुंचा सके, क्योंकि हमारी जनता इसी की नीड में है। और अगला सूरज जो उगे 16 तारीख के बाद में वो सुंदर हो और आपकी तरक्की में शामिल हो। धन्यवाद। थैंक यू।